सबसे पहले तरसीलात ज़र 4.1 अरब डॉलर्स रहना और आप ये कह रहे हैं कि पूरे माली साल के लिए करंट अकाउंट सरप्लस रहने की तवक्को है। मार्च के महीने में कितना बड़ा करंट अकाउंट सरप्लस की तवक्को की जा सकती है? सबसे पहले तो शाहजेब साहब शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। अभी जो मार्च का जो करंट अकाउंट का नंबर है वो तो अभी फाइनल नहीं हुआ, हम इस प्रोसेस में अभी उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। नॉर्मली ये 20 तारीख तक जो है वो फाइनल हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये जल्दी भी ये शेयर कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे तवक्को हमारी यही है कि इस दफ़ा जो है वो पिछले जो 1-2 महीने हैं उनसे काफ़ी बेहतर रहेगा। तो उसके साथ जो है ओवरऑल जो है वो जो पहले हमने असेसमेंट दी थी कि इस साल जो है वो 0.5% माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये प्लस यानी सरप्लस रहेगा। तो उस लिहाज से ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी एक उम्मीद अफजा बात है कि जो हम पहले खसारा एक्सपेक्ट कर रहे थे अब वो सरप्लस में कन्वर्ट हो गया। और उसकी मेन रीज़न जो है एक तो खैर जो एक्सपोर्ट्स है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, बट एक्सपोर्ट्स से ज़्यादा जो सपोर्ट मिल रही है वो रेमिटेंसी से मिल रही है। और आपने देखा कि रेमिटेंसीज का इस नंबर इस पिछले महीने का नंबर जो 4.1 बिलियन जो है वो बहुत हिस्टोरिक हाई नंबर है। और उसके साथ ही आपने आज अगर आप देखा हो आपने तो हमने अपनी जो असेसमेंट है वो भी 36 बिलियन से बढ़ा के 38 बिलियन कर दी है। और उसकी मेन वजह यही है कि अभी तक हम 28 बिलियन तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और अगले 3 माह में इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि और 10 बिलियन आ जाएंगे, तो इस तरह 38 बिलियन जो है वो टोटल रेमिटेंसेज इस साल के आएंगे। वैसे रमज़ान के महीने में आमतौर पर भी रेमिटेंसेज हाई रहती हैं, मगर ये तो उस फैक्टर को भी इंक्लूड कर लें तो उसके बावजूद 4.1 अरब डॉलर्स बहुत बड़ा नंबर है। बुनियादी वजूहात क्या हैं इतना हाई रेमिटेंस नंबर आने की? जी, एक तो शाहजेब साहब जैसे आपने कहा कि एक तो रमज़ान का फैक्टर है, तो रमज़ान की बरकत अपनी जगह पे आपको पता है कि हर साल जब रमज़ान आता है तो उसमें हमारे पाकिस्तानी भाई जो है वो पहले से ज़्यादा कुछ आम महीनों से ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो एक तो वो फैक्टर तो अपनी जगह पे है। और उसके अलावा उनकी मेहनत और मैं समझता हूँ कि उनकी काविशों का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और हम यकीनन उनकी इन कोशिशों को बहुत सराहते हैं। उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा कि चूँकि ज़्यादातर हमारे वर्कर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पे इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बेहतर चल रही है और उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह नए लग रहे हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो हैं वो हमारे काफ़ी गए हैं गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर। तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों के रेमिटेंसेस काफ़ी बड़े हैं। और लेकिन इसके साथ साथ कुछ फैक्टर जो दूसरे भी हैं, एक तो हमने इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिवाइज़ की थी, तो इस साल का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। उसका रिज़ल्ट ये है कि जो रेमिटेंसेस कुछ जो है वो इनफॉर्मल चैनल से आते थे तो वो कुछ डाइवर्ट हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आपने देखा होगा कि हमारा जो है वो ओपन मार्केट का रेट और इंटर बैंक का रेट जो है उसमें पहले जो गैप होता था वो गैप भी अब काफ़ी कम हो चुका, तो उसकी वजह से भी इसमें काफ़ी जो है वो बेहतरी आई है और लोग ज़्यादातर जो है वो फॉर्मल चैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए जो है वो रेमिटेंसेस आ रही हैं और उसके नतीजे में जो रेमिटेंसेस का जो फ्लो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। और इसके अलावा मार्केट सेंटीमेंट भी है कि आपने देखा कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है और मार्केट ओवरऑल एफएक्स मार्केट जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इन सब का एक मैं समझता हूँ कि ये कंबाइंड इफेक्ट है जिसकी वजह से रेमिटेंसेस का फ्लो जनरली भी आपने देखा होगा पिछले 1 साल के दौरान काफ़ी बेहतर रहा है। और इस महीने चूँकि मार्च के महीने में चूँकि रमज़ान फैक्टर था तो उसकी वजह से उसमें और ज़्यादा बूस्ट आया है। मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो करेंसी का रेट है उसमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। एक खदशे का ये ज़ाहिर ज़रूर किया जा रहा था कि जैसे ही शरह सूद कम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पैसे बैंक्स में रखे हैं, तो दोबारा जो डॉलराइजेशन थी कि लोग एक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के तौर पर डॉलर की तरफ जा रहे थे, उस तरफ ना जाना शुरू हो जाए। अभी तक तो इस्तेहकाम है, मगर इस वक्त स्टेट बैंक कैसे मार्केट को रीड कर रहा है, ऐसे कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं? जी, मैं शाहजेब साहब एक्सचेंज रेट के ऊपर तो ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि चूँकि इस वक्त जो है वो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और उसमें चूँकि इनफ्लोज बहुत बेहतर हैं, ना सिर्फ हमारे रेमिटेंसेस के बल्कि एक्सपोर्ट्स और उसके अलावा आरडीए की अगर आपने इनफ्लो देखा हो तो उसमें भी काफ़ी बेहतरी आई है। और उसके साथ साथ हमारे उसके अलावा जो इनफ्लोज आते हैं उसमें जनरली जो है वो मार्केट की सूरत हाल बेहतर है और मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बेहतर होने की वजह से वो एक्सचेंज रेट के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है।
और उसके साथ ही अगर आप देखें तो हमें जो एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है इस वक्त, वो ऑयल प्राइसेस की वजह से है। क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो कम हुई है उसकी वजह से जो हमारा ऑयल का जो बिल है, इंपोर्ट बिल, वो उसमें काफ़ी रिडक्शन आई है। मैं आज भी, जैसे मैंने आप वहाँ पे बताया था स्टॉक एक्सचेंज में भी, कि हमारा जो मिड 2022 के अंदर जो ऑयल बिल था वो तकरीबन 2.5 बिलियन पर मंथ था, और अब इस वक्त जो करंट बिल है वो 1.4 बिलियन के करीब है। तो इसलिए इस तरह 1 बिलियन की तकरीबन जो है हमें ऑयल इंपोर्ट्स में जो है वो रिलीफ मिल रहा है। और साथ ही साथ जो है वो हमारी नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन वो इंक्रीज़ आप समझे कि पहले अगर 3.3 बिलियन था 22 के अंदर ऑन एवरेज मंथली जो इंपोर्ट्स थी नॉन ऑयल, तो इस वक्त बढ़ के वो तकरीबन 3.8 बिलियन पे चली गई हैं। तो ये तकरीबन ½ बिलियन वहाँ पे इंपोर्ट्स में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन साथ ऑयल इंपोर्ट्स में तकरीबन 1 बिलियन का जो है वो कमी आई है। तो उसके नतीजे में हमें जो इंपोर्ट बिल के अंदर जो है वो तकरीबन ½ बिलियन जो है वो रिलीफ मिल रहा है, और उसकी वजह से हम जो स्टेट बैंक की तरफ से मार्केट में इंटरवेंशन करके और डॉलर बाइंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारे रिजर्व्स को भी सपोर्ट मिल रही है, और साथ साथ जो है वो एक्सचेंज रेट को भी सपोर्ट मिल रही है। मतलब तकरीबन दिसंबर तक स्टेट बैंक ने $5.5 अरब मार्केट से बाय किए, और उसकी वजह से तवक्को ये थी कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें, मगर 10.6 अरब डॉलर्स पर आए। $1 अरब तो ज़ाहिर चाइना का है, अगर वो वापस आ जाता है तो, मगर आप $14 अरब टारगेट कर रहे हैं जून के लिए, किस बुनियाद पर कर रहे हैं? क्योंकि करंट अकाउंट सरप्लस रहने के बावजूद, स्टेट बैंक की तरफ से $5.5 अरब बाय करने के बावजूद मार्केट से, क्योंकि हमें बैरूनी कर्जे टारगेट से बहुत कम मिले, उसकी वजह से प्रेशर ही रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर इनफ्लोज होंगे अब? जी, एक तो पिछले साल हमने जो पूरे कैलेंडर ईयर में तकरीबन $9.5 बिलियन जो मार्केट से बाई किए हैं जनवरी से दिसंबर 2024 तक, तो $9.5 बिलियन इज़ ए ह्यूज अमाउंट। सो एक तो वहाँ से हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है, और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व्स जो दिसंबर में तकरीबन 12.3 बिलियन के करीब चले गए थे। लेकिन बाद में उसमें चूँकि हमारी जो डेट पेमेंट्स हैं वो काफ़ी अमाउंट उनका बढ़ा हुआ था, तो डेट रीपेमेंट करने की वजह से रिजर्व्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया, और लेकिन उसके साथ जो इन्फ्लोज उस वक्त एक्सपेक्टेड थे वो उसमें थोड़ा सा जो है वो टाइम लैग आ गया, और उसकी वजह से चूँकि इन्फ्लोज नहीं आए थे और आउटफ्लोज हमारे जो रीपेमेंट्स के थे वो पहले हो गए, तो इसलिए ये टाइम लैग की वजह से थोड़ा रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर आया, और रिजर्व हमारे तकरीबन 2 बिलियन से कम हुए। इस वक्त कोई 10.7 बिलियन के करीब है। तो लेकिन आने वाले ये 2-2.5 माह के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे इनफ्लोज जो है वो उसमें बेहतरी आएगी, और ख़ासकर IMF प्रोग्राम जब हो जाएगा तो बोर्ड अप्रूवल, तो उसके बाद उसमें बेहतरी आएगी। तो उसकी वजह से, और साथ जो हमारे कुछ रेमिटेंसेस के फ्लोज बेहतर हुए हैं, तो इस सब को मिला के इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये हमारे $4 से $5 बिलियन फर्दर जो है वो 30 जून से पहले आएंगे। और चूँकि हमने डेट रीपेमेंट्स ज़्यादातर ऑलरेडी कर ली हैं, आज भी जैसे मैंने बताया था कि टोटल हमारा रीपेबल अमाउंट जो है तकरीबन $10 बिलियन था, उसमें $8 बिलियन हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो तकरीबन $2 बिलियन हमने बाकी ये 2.5 माह के अंदर पे करना है, जबकि हमारे एक्सपेक्टेड इनफ्लोज जो है वो $4 से $5 बिलियन है। तो इसको आप देखें कि तकरीबन $2-3 बिलियन का तो हमें यहीं से इनफ्लोज से एक्सपेक्टेड है। फिर उसके अलावा हमारी मार्केट इंटरवेंशन भी हो रही हैं, और कुछ दूसरे इनफ्लोज भी आ रहे हैं। तो ये सब मिला के हमने जो अब टारगेट रखा है रिजर्व्स का, जो कि पहले $13 बिलियन था जून के एंड तक, अब इंशाल्लाह बढ़ के वो $14 बिलियन तक जो है वो चले जाएंगे। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट $14 बिलियन रिजर्व्स जो है वो स्टेट बैंक उस लेवल को अचीव कर लेगा बाई एंड जून 2025। मतलब गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में जो कॉशियस स्टांस था वो इस बात पर भी था कि बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में अगर कोई तब्दीलियाँ आती हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा हो सकता है, ये कंसर्न बहरहाल था। मगर अब तो जो कुछ सदर ट्रंप की तरफ से इकदाम हुए, आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में कमी आई, जिससे पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी बच रहा है, इन्फ्लेशन पे भी उसका जो है वो मनफी असर ही पड़ सकता है। मगर इस सारी सूरत हाल में आप अभी भी कह रहे हैं कि जो इस महीने से जो इन्फ्लेशन है उसके नंबर्स बढ़ना शुरू होंगे, अप्रैल से ज़ाहिर बेस इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा, मई जून जुलाई में और कम रहेगा, अगस्त से तो सिंगल डिजिट में चला जाएगा। तो बेस इफेक्ट के अलावा महंगाई को किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी, उसमें
एक तो बेस इफेक्ट तो अपनी जगह पे था ही, इसके अलावा जो है वो कुछ हम जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस आपको पता है कि काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। लेकिन अब 2-3 जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स रिसेंट जो हुई हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस चूँकि गवर्नमेंट ने कम की हैं उसका थोड़ा इम्पैक्ट आएगा, इसके साथ साथ जो ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो साथ में कमोडिटी प्राइसेस थोड़ी सी इंटरनेशनल मार्केट में अदर देन ऑयल जो है उसके ऊपर भी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। बट हमारा अपना ख्याल ये कि चूँकि मार्च में इन्फ्लेशन बॉटम आउट हो गया है, तो अब अप्रैल में थोड़ा ये बढ़ेगा और उसके बाद, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि आगे चल के थोड़ा ये स्टेबलाइज हो जाएगा। और स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट, जो जिसको हम मीडियम टर्म टारगेट कहते थे और अब जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म टारगेट है, वो उसमें 5 to 7% हमने काफ़ी देर से रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम इस 5 से 7% का जो स्टेट बैंक का जो और गवर्नमेंट का भी यही टारगेट है, तो इस टारगेट को इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे और फिर इसमें इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। सब और जो ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, ज़ाहिर स्टेट बैंक मुसलसल राब्ते में होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, उसमें एक्सपोर्ट्स अगर गिरती हैं, रिसेशन की तरफ जाता है, पाकिस्तान कितना इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर उसका हो सकता है? चीन और अमेरिका तो बहरहाल अब एक बाकायदा ट्रेड वॉर में है। जी शाहजेब साहब, इसमें ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, आपको पता है कि हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं तकरीबन $5.2 बिलियन की हैं वो यूएस को, और उसमें से 4.2 बिलियन के करीब जो है वो सिर्फ टेक्सटाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। तो टेक्सटाइल के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट उसका आएगा। लेकिन बहुत सारे एस्टीमेट्स आपने देखे हैं, जितने भी एस्टीमेट्स अभी मुख्तलिफ सोर्सेज से आए हैं, और हमारा अपना भी ये ख्याल है कि ये कंटेंट इम्पैक्ट होगा। लेकिन हमें जो रिलीफ एक्सपेक्टेड है, जो ऑयल प्राइसेस में जो बेहतरी आई है, उससे जो रिलीफ एक्सपेक्टेड है वो इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बेहतर होगा। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इसमें हम पॉजिटिव इम्पैक्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको, उस पर अगर कोई प्रेशर आता है तो उसको हमें देखना होगा, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। तो हमें इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है, और उसमें जहाँ भी कोई ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो गवर्नमेंट भी उसमें उसको इंशाल्लाह देख रही है, और हम भी स्टेट बैंक की तरफ से भी देखेंगे ताकि अपनी इंडस्ट्री के ऊपर जो है उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि फ्रॉम कंट्री पर्सपेक्टिव एंड ओवरऑल इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव जो है वो इसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब एक ग्रोथ प्रॉब्लम का शिकार है पाकिस्तान। आपने जिक्र किया कि एग्रीकल्चर क्योंकि कम रही है, वरना 4.2% पाकिस्तान की तरक्की होती, मगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है। कुछ माह में करंट अकाउंट डेफिसिट आया और तवक्को की जा रही थी कि उन माह में शायद कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप करेगी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के, मगर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग नज़र आए हैं, पावर जनरेशन के नंबर्स माइनस नज़र आए हैं। तो इंडस्ट्री की तरफ से तो एक मसला है। अब जब एक इंटरेस्ट रेट्स में कमी हो तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरीके से जनरेट नहीं हो रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले माह में कम से कम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पिकअप करना शुरू करेगी? जी हमारा तो ख्याल यही है, और ये हमारा ख्याल जो है वो इस वक्त जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स होते हैं उसके ऊपर बेस कर रहा है। और हमने देखा है कि अभी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें काफ़ी इकनॉमिक एक्टिविटी जो है वो उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, और इसका इम्पैक्ट ज़रा सा टाइम लैग होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आगे चल के ये इसका यकीनन जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, और उसके नतीजे में इकनॉमिक जो मैन्युफैक्चरिंग साइड की या इंडस्ट्रियल साइड की जो एक्टिविटी है उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी, और उसका ग्रोथ के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और अभी थोड़ा सा आपने देखा अभी भी गो के नेगेटिव है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल आउटपुट, लेकिन जब आप उसको पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आपको नज़र आती है। और इसी तरह जो है वो सर्विसेज साइड के भी ऊपर इस साल के जो अभी जो ग्रोथ है वो पिछले साल से बहुत बेहतर है। तो ये इंशाल्लाह आगे चल के इसमें और मज़ीद बेहतरी आएगी, और अगर हमारा एग्रीकल्चर साइड के ऊपर भी सपोर्ट मिल गया तो फिर इंशाल्लाह ओवरऑल ग्रोथ के नंबर बहुत बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ रेवेन्यू साइड पर ज़ाहिर गुज़िश्ता हमें जब पिछली दफ़ा भी बात हुई थी, कंसर्न का इज़हार था कि वो टारगेट्स नहीं मीट हो रहे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा ज़रूर हो गया, मगर क्या ये कंसर्न है टैक्स रिफॉर्म्स का उस तरीके से ना होना जिस तरीके से दावा किया गया, टैक्स रेवेन्यू टारगेट के मुताबिक ना होना?
जी, मैं आपको स्टेट बैंक की असेसमेंट दे देता हूँ। ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट के अपना उसका असेसमेंट हो सकता है, कोई डिफरेंट भी मुझसे हो सकता है, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि ओवरऑल जो इस साल का जो बजट का जो डेफिसिट का जो लेवल अराउंड 6% जो रखा गया था स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो हमारा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको अचीव कर लेगी। और उसकी एक मेन रीज़न जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा रिलीफ है। और अगर आपने देखा हो तो जब बजट बना था साल के शुरू में गवर्नमेंट ने $9.8 ट्रिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किए थे इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए। और इस वक्त जो हमारा ख्याल है कि ये 8.8 ट्रिलियन के करीब होगा, तो तकरीबन 1 ट्रिलियन की गवर्नमेंट को 1 ट्रिलियन रुपीस की गवर्नमेंट को इसमें जो है वो रिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से अगर कुछ हमारे जो रेवेन्यू के टारगेट्स अगर मिस हो भी रहे हैं तो वो उसको जो है वो ऑफसेट कर देगा। लेकिन ज़्यादा जो चैलेंजिंग टास्क है वो प्राइमरी डेफिसिट है, जो कि IMF के साथ हमने 2.1% प्राइमरी सरप्लस का टारगेट जो है वो एग्री किया हुआ है। तो पिछले साल तो टारगेट से ज़्यादा प्राइमरी सरप्लस था। पिछले साल टारगेट 4.4% था, गवर्नमेंट ने एक्चुअली जो है वो 0.9% ही अचीव किया था। तो पिछले साल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इस साल जो है वो अभी तक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और आगे चल के अगर गवर्नमेंट ने मेंटेन कर लिया तो आई थिंक ये 2.1% का टारगेट जो हमें अचीव करना है ये अचीव हो पाएगा। लेकिन इसमें यकीनन जो है वो चैलेंजेस भी दरपेश है। मतलब जो ओवरऑल ज़ाहिर जो बार बार बात की जाती है, स्टेट बैंक भी अपनी कमेंट्री में, आप भी अपने इंटरव्यूज़ में जिक्र कर चुके हैं उस बूम बस्ट साइकिल का, ये इदराक है, क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा जिक्र करते हैं कि जब ग्रोथ की तरफ जाना है, मगर हमें नज़र आता है कि एक्सपोर्ट्स में वो ग्रोथ नहीं है जो कि पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। अभी तक इदराक है इस बात का कि इस स्टेबिलिटी के फेस को कंटिन्यू करना है जब तक कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ के लिए नज़र ना आए कि हाँ जी हम अब एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। जी, ये बिल्कुल एक ग्रेजुअल अप्रोच है, मैं समझता हूँ। आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर बहुत ज़्यादा चूँकि रिस्ट्रिक्शंस भी थी, इंपोर्ट्स के ऊपर भी थी, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी काफ़ी थे, तो उस वक्त ग्रोथ को बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें स्लो डाउन आपको नज़र आती, वो 0.2% की कॉन्ट्रैक्शन थी। बट लास्ट ईयर जैसे मैंने पहले कहा, आपने देखा कि उसमें 2.5% का जो है वो इजाफा हुआ था, और इस साल जो है वो तकरीबन 3% होगा। तो ये ग्रेजुअली आप देखें कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, और हमारा ख्याल यही है कि ये अगर हम इसको थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ बनाएंगे तो के तौर पे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और बेहतरी आएगी। लेकिन अगर हमने बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर लिया, या उसमें फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम जो कि 22 के अंदर या 21 में जिस तरह के हमारे इशू से, तो फिर हमें उसी तरह के प्रॉब्लम्स जो है वो फिर दरपेश होंगे। तो इसलिए हमने उस सिचुएशन को हर हाल में अवॉइड करना है और बहुत काशियस अप्रोच से चलना है, ताकि हमारा ग्रोथ का जो लेवल है वो भी बढ़े, और एट द सेम टाइम हमारे एक्सटर्नल जो इश्यूज़ होते हैं या इन्फ्लेशन के जो प्रॉब्लम्स हमें आते हैं तो वो सब भी मैनेजेबल तरीके से हम उनको लेके चलें।